दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से हर्षवर्धन द्वारा विजित 5 प्रदेशों को बताऊंगा। यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा जो 5 प्रदेश जीते गए थे उनको आज के वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो देखिए, आज के वीडियो की ट्रिक है मांग उड़ा पंजाब का, यानी हर्षवर्धन के द्वारा विजित 5 प्रदेश की ट्रिक है। देखिए, मांग उड़ा पंजाब का। तो देखिए, माँ से बनता है मिथिला, गा से गौड़, उड़ा से उड़ीसा, पंजाब से पंजाब, का से कान्याकुब्ज। यानी हर्षवर्धन के द्वारा जो 5 प्रदेश जीते गए थे उसकी ट्रिक है। देखिए, मांग उड़ा पंजाब का। तो ट्रिकी शब्द में माँ से बनता है मिथिला, गा से गौड़, उड़ा से उड़ीसा, पंजाब से पंजाब, का से कान्याकुब्ज। यानी कि जो जीते गए प्रदेश थे हर्षवर्धन के द्वारा तो वो थे मिथिला, देखिए, गौड़, उड़ीसा, पंजाब, कान्याकुब्ज। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। यानी कि हर्षवर्धन का अगर वंश पूछा जाए तो हर्षवर्धन का वंश था पुष्यभूति वंश। और हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन था और राजवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था। यानी कि जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है तो हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। सिंगा आगे देखिए, हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। यानी कि हर्ष के समय जो शासन व्यवस्था थी तो उसका स्वरूप जो था वो था राजतंत्रात्मक। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था और हर्ष ने पदाधारी जो इनके हर्ष के जो पदाधिकारी थे उनको शासन पत्र यानी कि सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। यानी कि हर्ष के शासन में जो भी अधिकारी लोग थे उनको सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। और चीनी यात्री हुएनसांग ने बताया था कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी। एक भाग राजा के व्यय के लिए व दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। और हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो हर्षकालीन ताम्रपत्र थे उनमें केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। देखिए, पहला कर था भाग्य, दूसरा कर था हिरण्य और तीसरा कर था बलि। देखिए, भाग कर एक भूमि कर था और यह राज्य की आय का मुख्य साधन था। यानी कि जो कर था यह एक भूमि कर था और राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा किसानों से उनकी उपज का 6वां भाग लिया जाता है इस कर में। यानी कि जो भाग कर था एक भूमि कर था और यह राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा कृषकों यानी किसानों से उनकी उपज का 6वां भाग इस कर में लिया जाता था। आगे देखिए, हिरण्य कर एक नगद कर था और इसे व्यापारियों से लिया जाता था। यानी कि जो हिरण्य कर था यह एक नगद कर था और जिसे व्यापारी लोग दिया करते थे। आगे देखिए, एक बलि कर था। जो बलि कर था यह एक धार्मिक कर था। यानी कि जो बलि कर था यह एक धार्मिक कर था। आगे देखिए, हर्ष के प्रशासन में अवंती जो था यह युद्ध और शांति का अधिकारी था। नहीं, हर्ष के प्रशासन में जो अवंती था यह युद्ध और शांति का अधिकारी था। और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे इनके शासन में। तो देखिए, एक सिंहनाथ था, यह सेनापति थे इनके प्रशासन में। कुंतल यह अश्वसेना का प्रधान था और स्कंदगुप्त यह हस्त सेना का प्रधान था। और सामंत तथा महाराज यह नागरिक प्रशासन के मुख्य लोग थे। देखिए, हुएनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। यानी हुएनसांग के समय इनके शासन काल में जो लोग अपराध करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। और हुएनसांग हर्ष की सेना को चतुर्रंगड़ी कहता था। यानी जो हुएनसांग था यह हर्ष की सेना को चतुर्रंगड़ी कहता था। और हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई थी। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण था और नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा था और उसे महेश्वर सार्वभौम व महाराजा धीराज कहा गया था। आगे देखिए, हुएनसांग का विवरण। हुएनसांग के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हुएनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारतीय राज्य कपिसा सर्वप्रथम पहुंचा था। तो देखिए, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन भी किया था। आचार्य शीलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति थे। हुएनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गए थे। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय
पाटलिपुत्र वैशाली पतन की अवस्था में थे, यानी कि हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग नाम का एक चीनी यात्री आया था, तो उस चीनी यात्री के अनुसार पाटलिपुत्र और वैशाली पतन की अवस्था में थे। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था तथा इस यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों का वर्णन भी किया है, और ये लोग गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज का सेवन भी करते थे। तो देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो देखिए, एक बार ट्रिक को फिर रिपीट कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा 5 प्रदेश जीते गए थे। उनकी ट्रिक थी मांग उड़ा पंजाब का। तो देखिए, माँ से बनता है मिथिला, गा से गौड़, उड़ा से उड़ीसा, पंजाब से पंजाब, का से कान्याकुब्ज। यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा जो 5 प्रदेश जीते गए थे, तो उसकी देखिए ट्रिक है मांग उड़ा पंजाब का। तो देखिए, पहला जो प्रदेश था वो था मिथिला, दूसरा प्रदेश था गौड़, तीसरा था उड़ीसा, चौथा था पंजाब और लास्ट है कान्याकुब्ज। यानी कान्याकुब्ज, पंजाब, उड़ीसा, गौड़, मिथिला, ये हर्षवर्धन के द्वारा जीते गए 5 प्रदेश थे। तो देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।